अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने सोशल स्टडी क्लास 8वीं पाठ नंबर 12 ग्रामीण जीवन तथा समाज के बारे में पढ़ना है। पहले हमने इससे सबक नंबर पाठ नंबर 11 पढ़ा था, फिर उससे पहले 10 पढ़ा था। इसमें हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में आना और दूसरी कौमों का फ्रांस, जैसे फ्रांसीसी कंपनियां, फ्रांस के लोग और इसी तरह पुर्तगाली लोगों का हिंदुस्तान में आना, ये हम पढ़ रहे थे। और हमने ये भी पढ़ा कि इन्होंने हिंदुस्तान में आकर क्या क्या काम किए और कैसे इन्होंने हमारे मुल्क में आकर कब्जे जमाए। लेकिन आज हम इसके बारे में, पहले हमने इसके बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्होंने आके हिंदुस्तान में अपना कब्ज़ा जमाया और फिर कैसे फ़ौज के हवाले हो अपने आप को फ़ौज के अंडर में करके मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी थी वो बरतानिया हुकूमत ने ले ली। ये सारा हमने पढ़ लिया है। आज हम सबक नंबर पढ़ रहे हैं 12, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने 1857 से लेकर 1757 से लेकर 1858 तक पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने इस सारी अवस्थाओं को हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रामीण जीवन तथा समाज के बारे में उन्होंने क्या क्या तरक्कियात की, आज हम इस सबक को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो गांव के लोग थे उनके बारे में कैसे काम किया और ग्रामीण जीवन में खेती बाड़ी, ग्रामीण जब हम बात करते हैं तो खेती बाड़ी के बारे में असल में हम बात कर रहे होते हैं। जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, छोटे ज़िम्मेदार होते हैं, वो कैसे उसको, उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने कैसे नीतियाँ बनाई और कौन कौन से एक्ट पास किए और अपने टैक्स लेने के कौन कौन सा काम किया, ये आज हमने पढ़ना है। इस सबक में अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर जो आर्थिक नीतियाँ और कृषि उद्योग और औद्योगिकरण के बारे में बहुत से परिवर्तन किए। उसकी वजह ये थी कि वो अपने मुफाद को अच्छी तरह पूरा करना चाहते थे, यानी वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह से मजबूत करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सी नीतियाँ पास की। अंग्रेज़ों की कृषि नीति संबंधी नीतियाँ क्या क्या थी वो हमें सबसे पहले उसके ऊपर गौर करना होगा। इन्होंने सबसे पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाकों पर कब्जे किए, तो इन्होंने कृषि व्यवस्था को कई भागों में बांट दिया और उन्होंने सबसे पहले कृषि के ठेके पर भूमि देने की व्यवस्था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने 1777 में चेंज की और उसने ठेके पर भूमि देने के बारे में एक कानून बनाया। और इसमें ठेकेदार जो है ज़मीन को ठेके पर लेकर किसानों को बहुत बुरी तरह लूटते थे और किसानों को थोड़ी रकम देकर उनको पीछे कर देते थे और उनकी आर्थिक अवस्था जो है इसकी वजह से बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। दूसरा जो कानून पास किया वो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया। उसको हम कहते हैं स्थानीय बंदोबस्त। यानी इसमें ये बताया गया है कि ईस्ट इंडिया अंग्रेज़ी हुकूमत ने किसानों को ज़मीनों का मालिक बना दिया और उनसे बहुत ज़्यादा जो टैक्स था वो खजान लेना शुरू कर दिया और वो
गवर्नमेंट के खजाने में जमा करने के लिए उनको कहा गया। और इसके ऊपर बहुत से ऑफिसर इंस्पेक्टर टाइप के लोग शुरुआत हो गई और उन्होंने उनसे अंग्रेज़ों से उनसे किसानों से लगान लेकर सरकारी कोष में जमा करवाने शुरू कर दिए, जिससे इसको लगान भी कहा जाता था कि जो लगान करते थे। और कुछ किसान जो है लगान पूरी ना कर देने की सूरत में कुछ ज़मीन बेचकर अपनी लगान को पूरा करते थे। अब इसमें देखो स्थाई बंदोबस्त में कौन कौन से दोष हैं। अब स्थाई बंदोबस्त में जो दोष थे वो ये थे कि इस व्यवस्था के अधीन ज़मींदार किसानों को बहुत शोषण करते थे। ज़मींदार जो थे किसानों का बहुत बड़ा शोषण करते थे। सरकार को उसके अधीन हानि हुई क्योंकि उसकी आय तो निश्चित थी, परंतु उसका व्यय बढ़ रहा था। कर का भूमि कृषि भार कृषि ना करने वाले अन्य धंधों के लोगों पर पड़ने लगा। सरकार का किसानों के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं था। मैंने पहले बताया था उनके बीच में बड़े बड़े जिम्मेदार इंस्पेक्टर थे, जिसकी वजह से ये नीति जो है पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर की याद रखने योग्य तथ्यों को पढ़ेंगे जो पेज नंबर 145 पर दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 है स्थानीय बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, रेतवाड़ी प्रबंध 1820 ईस्वी तथा मालवाड़ी प्रबंध, इन सभी के एक समान तथा दीर्घ काल का प्रभाव पड़े। लगान की दर आर्थिक तथा आपदा के साथ लगान माफ ना करने के कारण किसान ऋणी और भूमिहीन हो गए। जमीन किसानों को के स्वामित्व से निकलकर जमींदारों तथा साहूकारों के पास चली गई। जिस तरह के आज तुम देख रहे हो टीवी के ऊपर बहुत से एक बिल पास हुआ है और जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह के कानून जो है उस वक़्त भी पास किए गए थे, जिसकी वजह से बहुत सी खराबियां आ गई थी और ज़िम्मेदार जो ज़िम्मेदारी नहीं कर सकते थे या नुकसान हो जाता था, वो लगान नहीं दे सकते थे, तो वो फिर मजबूर हो जाते थे लगान देने के लिए कि वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच दें। अब दूसरा ये पॉइंट है याद रखने की बात में, कृषि का वंजीकरण होने के कारण किसान गेहूं, कपास, तेल के बीज तथा गन्ना, पटसन आदि फसलें उगाने लगे। इंग्लैंड के उद्योगों में इन फसलों का कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया गया। ये जितना भी माल तैयार किया जाता था ये इंग्लैंड में ले जाया जाता था तथा भारतीय किसानों के निर्माण लागत से कम कीमतों पर अंग्रेजी द्वारा किसको बहुत कम कीमत पर वो जो है खरीदते थे और जिसका किसानों को बहुत नुकसान होता था। और वो ये जितनी भी फसल लगाई जा रही थी ये इनके कहने के ऊपर लगाई जा रही थी। अब ये पॉइंट नंबर जो 2 है ये हमने कर लिया है, पॉइंट नंबर 1 कर लिया। अब पॉइंट नंबर है 3। इसके ऊपर देखो किसानों द्वारा अलग अलग स्थानों पर अब किसानों के पॉइंट नंबर 3 है कि किसानों ने जब ये नुकसान देखा, किसानों द्वारा अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध किया गया। और पॉइंट नंबर 4 है कि 1858 में से 1860 ईस्वी के दौरान बंगाल बिहार की नीतियाँ उत्पादनों द्वारा
भी अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध भिन्न भिन्न स्थानों पर विरोध किया गया। अब ये याद रखने की बातें जो हमने पढ़ी हैं, ये सारे चैप्टर का मफहूम है। मैंने पहले भी कहा था ये संक्षेप में लिखा हुआ है, ये आप अपनी कापियों पर नोट कर लेते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत हद तक जो है याद हो जाएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी जिनको आपने करना है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है सवाल नंबर पहला, स्थानीय बंदोबस्त किसने कब तथा कहाँ आरंभ किया। ये हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा है कि स्थानीय बंदोबस्त किसने कब तथा कहाँ आरंभ किया। स्थानीय बंदोबस्त हमने पढ़ा है 1798 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त भूमि लगान व्यवस्था आरंभ की थी। ये इसका पॉइंट नंबर 2 जो है स्थानीय बंदोबस्त 1793 ईस्वी, ये इसका जवाब है पहले क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन का हम जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, रेतवाड़ी व्यवस्था किसने कब तथा कहाँ कहाँ शुरू की। अब इस सवाल का जवाब हम देखते हैं कि रेतवाड़ी व्यवस्था जो है स्थायी बंदोबस्त में जो खराबियां हो गई थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये व्यवस्था शुरू की थी। इसमें इन्होंने क्या किया, किसानों को उनकी ज़मीन का मालिक बना दिया और उनकी लगान जो थी वो निश्चित कर दी और उनको वो लगान देने के लिए मजबूर किया जाने लगा। और ये जब एजिटेशन हो गए, विरोध हुआ, उसके बाद ये कानून पास किया गया। लेकिन इसमें ये देखो कि इस अवस्था के अनुसार भूमि लगान की राशि प्रति एक 20 से 30 वर्ष के पश्चात बढ़ा दी जाती थी। ये इसमें एक नुकसान दिया गया। और रेतवाड़ी व्यवस्था के दोष भी हमें पता होने चाहिए। और रेतवाड़ी इसमें देखो ये पॉइंट दिया हुआ, रेतवाड़ी व्यवस्था के दोष क्या थे। अंतर्गत जमींदारों के स्थान पर सरकार किसानों का शोषण करती थी। किसानों के उत्पादन की काफ़ी भाग लगान के रूप में ले लिया जाता था। कई गरीब किसानों के लगान की राशि भुगतान करने के लिए साहूकारों से ऋण लेने के बदले में उन्होंने अपनी भूमि को गिरवी रखना पड़ता था। अब वो जो ज़मीन थी उनको वो लगान देने के लिए अपनी ज़मीन को भी बड़े बड़े साहूकारों के पास गिरवी रखना पड़ता था। ये एक दोष था। अगले सवालों में बताया गया, पूछा गया है कि वंजीकरण क्या, कृषि का वंजीकरण जो हुआ उसका क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए। तो इसके बारे में हम इन सवालों के बारे में ये पढ़ते हैं कि इसमें बताया गया है इस चैप्टर में, इस पेज पर अंग्रेज़ी कृषि भूमि संबंधी नीतियाँ। हमने जो ये नीतियाँ पढ़ी हैं इसकी, ये नीतियाँ जैसे मालवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था और ठेके पर भूमि देने की व्यवस्था, ये हमने पढ़ा। इनका हिंदुस्तान के लोगों पर क्या फ़र्क पड़ा ये हमें पता होना चाहिए। इसमें ये बताया गया है इस पैरे में कि इससे क्या नुकसान हुए। असल में कृषि जो है हिंदुस्तान में जो उस वक़्त 90%, 80 से 90% लोग कृषि ही करते थे। वो एक दूसरे की ज़रूरियात कृषि के द्वारा पूरी करते थे। यानी एक ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे जो आदमी दूसरी कृषि करता था वो उसकी ज़रूरियात पूरी की जाती थी। और मंडी सिस्टम था जिसकी वजह से इनका आपस में संपर्क रहता था और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन वंजीकरण करने से यानी अंग्रेज़ों की ये नीतियाँ आने से किसानों को कौन से नुकसान और कौन से फ़ायदे हुए, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें पता लगता है कृषि का वंजीकरण करने से किसान जो पहले 2 फसलें 3 फसलें करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सी ये नीतियाँ बनाई थी। इससे वो चाहते थे जो हिंदुस्तान का कृषि है वो कई तरह की कृषि करे और वो कृषि करके बहुत सी चीज़ें, कच्चा माल जो है भारत से दूसरे मुल्क में, अपने मुल्क में ले जाना चाहते थे।
कृषि का वंजीकरण करने की वजह से होने की वजह से किसानों ने अपनी लगान देने के लिए कई कृषि करनी शुरू कर दी। जैसे किसान ने अब गेहूँ, कपास, तेल, बीज, गन्ना, पटसन जो है इन सब चीज़ इनका उत्पादन करना शुरू कर दिया, इसका उत्पादन करना शुरू कर दिया और उनको लगान देना पड़ता था और उसके लिए इनको ये बहुत सी मेहनत करनी पड़ रही थी। और इसी तरह इन्होंने अंग्रेज़ों ने ये माल जो है सस्ते दामों पर लेकर इंग्लैंड भेजकर कच्चे माल से सामान बनाना शुरू कर दिया था और उनको बहुत फ़ायदा होना शुरू हो गया था। लेकिन इसके बदले में इंडिया में किसानों की हालत बुरी होती जा रही थी। अब इसमें किसानों का हानि भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और किसानों को लाभ भी थोड़ा सा हुआ। किसानों को लाभ के ऊपर अगर हम गौर करें तो किसान को फसलें उगा रहे थे और बहुत सा माल जो है व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वो माल बाहर जाकर बड़ी मंडियों में बेच रहे थे और उन्होंने जब दूसरी कई तरह की कृषि पैदा करनी शुरू कर दी थी और इसके नुकसानात क्या हुए कि किसानों को जहाँ भूमि वंजीकरण के लाभ हुए वहाँ उनके हानि भी हुए। उसका हानि ये हुआ कि इनको अपनी जो कृषि थी वो बड़े बड़े शाहूकारों के हाथ में बेचनी पड़ती थी, क्योंकि इनके पास इतनी तो ज़मीन नहीं होती थी किसानों के पास कि वो एक बड़ी तादाद में कहीं बाहर माल इकट्ठा बेच सकें। दूसरा ये था कि बाहर के मुल्कों जैसे ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और दूसरे यूरोपियन मुल्कों में जो कृषि हो रही थी वो मशीनों से हो रही थी और वो थोड़े समय में बहुत ज़्यादा कृषि की जाती थी, मज़दूरों की कम ज़रूरत होती थी और वो वहाँ इसका फ़ायदा उठा रहे थे। और हिंदुस्तान में जो किसान थे वो अपनी जो फसलें थी वो शाहूकारों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। शाहूकार उसको सस्ते में लेकर उनको पहले ही ऋण दे देते थे जो उनके सूद के ऊपर ही कट जाता था। ये नुकसान जो हैं बहुत ज़्यादा किसानों को हुए। इसके बाद फिर क्या हुआ, किसानों द्वारा विरोध शुरू हो गया और किसानों ने इसके खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दिया। सबसे पहले किसानों ने विद्रोह शुरू किया बंगाल से, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए थे। ठीक है, वहाँ से ये काम विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को कम से कम 30 साल लग गए, यानी 30 साल तक ये इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करते रहे। ठीक है, उसके बाद 1882 में किसानों के नेता रामोसी चित्तौड़, सतारा तथा सूरत के स्थान पर अधिक लगान के विरोध में धरने के रूप में विद्रोह शुरू कर दिया। अब उसके बाद देखो 1829 ईस्वी में सैंडोवे ज़िले के किसानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फिर देखो 1835 में गंजम ज़िले में किसानों के धनंजय के नेतृत्व में एक और विद्रोह शुरू हुआ, 1837 तक जारी रहा। फिर देखो 1842 ईस्वी में बुदेल ज़मींदार मधुकर ने नेतृत्व में सागर में एक और किसान द्वारा विद्रोह हो गया। अब उसके बाद 1849 में देखो पंजाब के भिन्न भिन्न भागों जैसे पटियाला, रावलपिंडी, पाकिस्तान आदि में किसानों का विद्रोह, जो आजकल पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गए, ये विद्रोह जो हैं किसानों ने शुरू कर दिए। और ये भी किसानों द्वारा अंग्रेज़ी विरुद्ध क्यों किया गया, किसानों ने अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह क्यों किया, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। 1858 ईस्वी से 1860 तक बंगाल, बिहार, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में ये विद्रोह फैल गए। अब इसमें देखो इन्होंने बहुत प्रयास किया, 40-50 साल जो हैं इसके रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मिला। 1866 से 68 ईस्वी में नील की कृषि के विरुद्ध चंपारण, बिहार में विद्रोह हुआ। नील संकट तथा चलता रहा जब 20वीं सदी के आरंभ में मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में उत्पादन के पक्षों में समर्थन दिया गया, यानी महात्मा गांधी के दौर शुरू हो गया। अब बच्चों इसमें देखो आपने ये सवाल करना है, स्थानीय बंदोबस्त
किसने तथा कब कहाँ आरंभ किया। स्थायी बंदोबस्त किसने कब तथा कहाँ आरंभ किया, पहला सवाल है। इसके साथ आप दूसरा सवाल भी करना है, पहला सवाल भी करना है, दूसरा भी। मारवाड़ी व्यवस्था के कौन कौन से 3 क्षेत्रों में लागू था, ये भी करना है। ये छोटे सवाल जो है तकरीबन सारे ही आपने करना है। कृषि का वंजीकरण कैसे हुआ, वंजीकरण कैसे हुआ ये भी आपने करना है। ये आपने बताना है कि वंजीकरण करना है इससे इसलिए हुआ कि ये अपनी लगान नहीं दे पा रहे थे, फिर इन्होंने किसानों ने अपनी फसलें अलग अलग जैसे कपास की फसल, दूसरी फसलें खेत को शुरू किया। वंजीकरण के मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, ये आपने बताना है कौन कौन सी थी जो हमने अभी इसमें पीछे पढ़ा, जैसे कपास, तेल के बीज, गन्ना, पटसन आदि, ये तुमने बताना है। कृषि की वंजीकरण के मुख्य लाभ, ये भी आपने करना है। फिर इसके बाद आपने कृषि वंजीकरण के एक संक्षेप नोट लिखना है, ये 9वां करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो है 11वां सवाल आपने करना है। ये आपने पूरे क्वेश्चन करने हैं और इसको अच्छी तरह से याद करना है और अपनी कॉपियों पर नोट करना है। और इसके बाद इस सबक में खाली स्थान भी, ये खाली स्थान जो है आप पूरे कर लेना किताब के अंदर से देखकर, ठीक है। और इसके साथ ये खाली स्थान है और इसके साथ गलत ठीक ये भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ये किसी वक्त फिर हम इस कॉपी को अच्छी तरह चेक कर लेंगे और ये अगर हो सके तो काम करके मुझे अपने व्हाट्सएप में भिजवा सकते हैं। अगर कोई आपको समझ ना आ रही हो तो वो भी पूछ सकते हैं।